हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टॉपिक नंबर 2 जो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ के थ्रू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या किया था हमने, एक ग्राफ लिया था और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए टाइम की एक सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहती थी, लेकिन हमें पता है कि टाइम की एक सिंगल वैल्यू की सहायता से, उसकी हेल्प से हम कभी भी वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया था, टाइम की एक और वैल्यू पे एज्यूम किया था, टी के बहुत ज्यादा पास, टी प्लस डेल्टा टी पे। और ऐसा करके हमने क्या किया था, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था। लेकिन वहां पे जो टाइम की वैल्यू थी, टाइम इंटरवल जो था, पहली टाइम की वैल्यू और दूसरी टाइम की वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत ज्यादा छोटा था। इसका मतलब पहली और दूसरी टाइम की वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसे हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है कब, जब दो पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल हो, इतना छोटा हो कि ऑलमोस्ट वो 0 की तरफ टेंड कर रहा हो। और इसी को दूसरे वे में हम एक्सप्रेस करते थे किस तरीके से, dx अपॉन dt। तो ये होता था जब दो वैल्यूज के बीच में रेशियो कैलकुलेट किया जा रहा है। देखो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग वेरिएबल है। न्यूमरेटर में है डिस्टेंस x और डिनोमिनेटर में है टाइम t। जब दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और दोनों ही वेरिएबल इनफाइनाइटली स्मॉल हो, जिन्हें हमने डी साइन से डिनोट किया है। देखो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस और डी का मतलब भी होता है डिफरेंस, लेकिन ये जो डिफरेंस होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। तो अगर किसी दो अलग अलग वैल्यूज के बीच का डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो उसे डी से डिनोट करते हैं। ये भी डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस, और डेल्टा भी डिफरेंस है, लेकिन ये एक मेजरेबल डिफरेंस है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल x और t के इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल का रेशियो कैलकुलेट किया था। तो जब भी दो इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो न्यूमरेटर में बैठा है उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो आगे अब आज क्लास में हमें पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो सारा प्रोसेस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है वो समझते हैं। देखो डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है dy by dx। d का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x, दो अलग वेरिएबल है y और x। तो y वेरिएबल का इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को हम डिवाइड करें x वेरिएबल के इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस से, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, यहाँ पे जो ऊपर बैठा है डिफरेंशिएशन ऑफ y, जो नीचे बैठा है उसके रेस्पेक्ट में। तो इस एक्सप्रेशन को मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जब भी किसी भी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में, जब भी कोई वेरिएबल के डिनोमिनेटर में जो बैठा होता है, अगर डिनोमिनेटर में टाइम है तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर कोई और दूसरा वेरिएबल बैठा है तो इसका मतलब उसकी रेट उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि y की रेट कैलकुलेट की जा रही है x के रेस्पेक्ट में, y डिवाइडेड बाय x को मैं बोल सकता हूँ y की रेट कैलकुलेट की जा रही है x के रेस्पेक्ट में। जैसे आपने पढ़ा है डिस्टेंस की डेफिनेशन, वेलोसिटी स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, तो इसको हम बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी डिवाइड में टाइम हो तो इसको हम बोलते हैं रेट, और अगर डिवाइड में टाइम में कोई और वेरिएबल हो तो हम बोलते हैं कि रेट कैलकुलेट की जा रही है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में।
तो अगर मैं y डिवाइडेड बाय x बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो dy बाय dx को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन को एक्सप्रेस करने का जो मेथड था, देखो क्या मेथड पढ़ा है अपन ने, dy बाय dx को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y में डिफरेंस और x में डिफरेंस का रेशियो तब जब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था तब डिनोमिनेटर में टाइम था तो हमने डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो डिफरेंशिएशन ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और उसको लिखने का दूसरा तरीका होता है ये। तो अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाना है तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन कहीं से लेके आऊंगा और इस तरीके का एक्सप्रेशन लेके आने के लिए मुझे जिन जिन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे वो सारे के सारे लगाऊंगा और उसको लगाने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो उसे मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल हैं y एंड x। ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। तो y इज इक्वल्स टू fx का मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ f का मतलब है फंक्शन, मतलब कि ये बता रहा है कि y और x में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई रिश्तेदारी है। y और x में कई सारे तरीके से रिश्तेदारी हो सकती है, जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अगर y और x में रिलेशन है इसका मतलब x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू भी चेंज होती हो तो मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच में रिलेशन है। और अगर x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता तो मैं बोलूंगा दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1, x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। इसका मतलब x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब y और x एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसको मैथमेटिक्स में इस एक्सप्रेशन से डिनोट किया जाता है। y इज फंक्शन ऑफ x या y हैव रिलेशन विद x, ये इसका मतलब होता है। तो केवल ये एक रिलेशन नहीं है, और भी कई तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी y और x के बीच में एक रिलेशन है। x की वैल्यू को मैं 0 पुट करूंगा y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा y की वैल्यू 4 आएगी, 3 पे 9 आएगी। तो रिलेशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमें हमारी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी कई सारे रिलेशन होते हैं। भाई बहन का रिश्ता, चाचा ताऊ का, चाचा भतीजे का रिश्ता, और भी कई तरीके के रिश्ते होते हैं। तो एक रिश्ता है ये तो हमें एक्सप्रेशन बताता है कि हाँ कोई ना कोई रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है ये नहीं पता। लेकिन अगर हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मिल जाती है कि हाँ रिश्ता है, और किस टाइप का रिश्ता ये भी पता चल रहा है कि चाचा भतीजे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, या और किस तरीके का रिश्ता है ये हमें पता चलता है। तो मैथमेटिक्स में हम y इक्वल्स टू fx जो लिखते हैं इससे हमें पता चलता है कि y और x के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। वो कौन सा रिश्ता है फिलहाल हमें पता नहीं है। तो अभी हमने जो दो वेरिएबल लिए हैं x और y, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। और ये चीज बताने के लिए, मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताने के लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है y इक्वल्स टू fx। अब देखो आपको पता है अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dy बाय dx। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू fx, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अब अगर x और y के बीच में रिलेशन है तो इसका मतलब x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। x की वैल्यू पहले 1 थी तो उसको 1.5 कर देता हूँ, 2 थी तो 2.5 कर देता हूँ। तो x को चेंज कर देते हैं x प्लस डेल्टा x से।
मतलब x में थोड़ी सी वैल्यू और ऐड कर दी, तो अगर x में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू बन जाती है, सपोज करो y प्लस डेल्टा y। तो जैसे ही मैं x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखूंगा तो यहाँ पे y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो इसे लिख देते हैं हम इक्वेशन 2 के इक्वल। अब देखो, अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाना है तो देखो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाने के लिए न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, डेल्टा y। तो डेल्टा y देखो कैसे आ सकता है इक्वेशन 2 और 1 से। अगर मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन 1 से तो देखो y की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और डेल्टा y अकेला मिल जाएगा, जो हमारे फॉर्मूला बनाने के लिए काम में आने वाला है। तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। जैसे हमने RHS को सब्ट्रैक्ट किया वैसे LHS को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, फिर y से y कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू मिल जाएगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाना है तो डिनोमिनेटर में डेल्टा x भी लाना पड़ेगा। तो अगर मैं LHS और RHS दोनों को डेल्टा x से डिवाइड कर दूं, इसे भी डिवाइड कर दूं डेल्टा x से और इसे भी डिवाइड कर दूं डेल्टा x से, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। दोनों फिर से कैंसिल होके फिर से वही इक्वेशन मिल सकती है। लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे लिमिट भी लगनी चाहिए, मतलब कि डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी सी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट अगर LHS में अप्लाई किए तो RHS में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस fx अपॉन डेल्टा x, और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और अगर आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमें इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ताकि हम आगे जो पढ़ने वाले वहां पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन किया होना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया है। dy बाय dx को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। तो ये तरीका है। अब एक छोटी सी चीज है वो हम और पढ़ लेते हैं। देखो छोटी सी चीज क्या है, जैसे y इज इक्वल्स टू fx है, तो इसका मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि y का रिश्ता है x के साथ, y का रिलेशन है x के साथ, मतलब कि x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे f1 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि f के अंदर जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो f1 कितना हो जाएगा, f की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करी, जैसे हमारे पास मान लो एक रिलेशन है, सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे f इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू को चेंज करने पे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब y और x में रिश्ता है, और y और x में रिश्ता है, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, y इज इक्वल्स टू fx से। तो ये हमें बता रहा है कि y और x में रिश्ता है। अगर मैं यहाँ पे f1 की वैल्यू पता करना चाहूँ कि f1 की वैल्यू कितनी है, तो f1 का मतलब है कि f के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, f1 का ये मतलब है। तो f के अंदर कौन है, x, और x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, f जहां पे x बैठा है उसकी वैल्यू 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपसे कभी किसी फंक्शन की वैल्यू पुट करने के लिए पूछी जाए या किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाए, तो उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बैठा है उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे f के अंदर x बैठा है तो x की वैल्यू इक्वेशन में मैंने 2 पुट कर दी। अगर 1 पूछा है तो x की वैल्यू मैंने इक्वेशन में 1 पुट कर दी, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी।
तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने बना लिया है। देखो अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना लिया है तो उसे हम अप्लाई भी करके देखते हैं कि वो हमारे कैसे काम आ पाता है। देखो वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैथमेटिक्स की है, आपको बुक में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको ये पता करना है। देखो कई लोगों के लिए ये बात हजम नहीं होती है कि फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि हर कोई, देखो अगर हम साइंस पढ़े तो हमें ये जरूरी है कि हम लॉजिकली सीखें चीजों को। लॉजिकली जितना ज्यादा सीखेंगे उतना हमें लर्न कम करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो फिर हमें कभी उनको रटना नहीं पड़ता है। तो अगर हम लॉजिकली सीखना चाहते हैं तो हम अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, ये पता कर ले तो कभी हमें उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उससे क्या होगा कि हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, आईआईटी, जेईई या नीट में, उनको भी सोल्व करने में कैपेबल होते हैं। और अगर डायरेक्ट हम फॉर्मूला किसी टॉपिक का पढ़ लें, उसकी डीप नॉलेज नहीं लें और हम चाहें कि हम क्वेश्चन सोल्व करें अप्लाई करके फॉर्मूला, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उससे हमारा कोई क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हर एक चीज की डीप नॉलेज लेना जरूरी है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। वैसे तो ये मैथमेटिक्स से रिलेट करती है, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उस चीज की डीप नॉलेज ले पाए और हमें ये पता चले कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें। तो एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें दो वेरिएबल दे दिए y और x, और हमें बता दिया कि y इज इक्वल्स टू है x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और हमसे बोला जा रहा है कि dy बाय dx कितना है, ये हमें कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो इक्वेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू को चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब y और x में रिलेशन है, y और x में रिलेशन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू fx। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि fx क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि इसकी LHS और इसकी LHS सेम है तो दोनों की RHS भी सेम हो जाएगी, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आ गया। हमसे पूछा क्या है, dy बाय dx कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो dy बाय dx का फॉर्मूला हमने बनाया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। वैल्यू पुट कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। सबसे पहले एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स देखो यहाँ कहीं आपको एफ एक्स दिख रहा है क्या, यहाँ पे आप नजर दोहराओगे तो आपको दिखेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ। एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। और अब देखो x प्लस डेल्टा एक्स, जैसे मैंने आपको बोला था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मुझे f1 की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं क्या करता था, जो f के अंदर है उसे इक्वेशन में पुट कर देता था। तो 1 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू हो जाता था 1 का स्क्वायर। अगर f2 की वैल्यू पूछी है तो y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। तो इसी तरीके से अब f के अंदर जैसे 1 था तो हमने x की जगह 1 पुट किया, ऐसे ही f के अंदर क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो अब जहां कहीं भी मुझे इक्वेशन में x दिखेगा ना, मैं उसकी जगह x नहीं पुट करके मैं क्या पुट कर दूंगा उसकी जगह, जहां कहीं भी मुझे x दिखेगा मैं उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो x की जगह पुट करना होता है। ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल्टा x है, तो जहां कहीं भी मुझे x दिखेगा अब मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x प्लस डेल्टा x। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो देखो यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटी है, 0.00001 के इक्विवेलेंट है। इतनी छोटी वैल्यू है तो सोचो डेल्टा x का स्क्वायर क्या हो जाएगा। जैसे 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.01, और ज्यादा डेसिमल पीछे खिसक जाएगा, मतलब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। तो
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.00001 को 0.00001 से, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.000000001। पहले डेसिमल था 5 पॉइंट के बाद, अब हो जाएगा 10 पॉइंट्स के बाद। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स अगर छोटी वैल्यू है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर तो उससे भी कई गुना ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो अगर डेल्टा एक्स को हम बहुत छोटा बोल रहे हैं तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को तो डूब मरना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर डेल्टा एक्स क्यूब की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी तो उसको हम 0 मान सकते हैं। मतलब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है तो उसकी जो हायर पावर्स है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर या डेल्टा एक्स के क्यूब या डेल्टा एक्स पावर 4, उनको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो देखो क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2x dy बाय dx। और क्योंकि अब यहाँ पे डेल्टा एक्स नाम की कोई टर्म रही नहीं है, जब डेल्टा एक्स नाम की कोई टर्म रही नहीं है तो फिर हम क्यों बता रहे हैं कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, उसे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो dy बाय dx का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपको ये सब नोट डाउन करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके और 2 मिनट के लिए इनको नोट डाउन कर लेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा, और आगे भी कभी आपको पढ़ना हो तो आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हो। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके और इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट को बढ़ाना है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है तो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हमें dy बाय dx पूछा है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसके लिए फिर से हम देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन हमें दे रही है इसमें 2 वेरिएबल है x और y, और पता चल रहा है x की वैल्यू चेंज करने पे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है, और दोनों के बीच में रिलेशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू fx से, और y इक्वल्स टू fx इक्वेशन 1 और 2 को देखने के बाद जो कंक्लूजन निकल रहा है वो निकल रहा है कि fx इज इक्वल्स टू है x क्यूब। ठीक है, अगर f1 की वैल्यू पूछूंगा तो वो हो जाएगी 1 का क्यूब, f2 की वैल्यू पूछूंगा तो हो जाएगी 2 का क्यूब, इस तरीके से। तो हमसे जो पूछा है डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होता है dy बाय dx का लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। dy बाय dx हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। देखो फिर से, सबसे पहले इसको नहीं, पहले इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। fx, आपको देखो कहीं fx दिख रहा है, ये fx दिख रहा है, fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब, तो मैंने यहाँ पुट कर दी x क्यूब। अब देखो f के अंदर अगर 1 था तो हम क्या करते थे, जहां कहीं भी x दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 पुट कर देते थे। x यहाँ पे दिख रहा है तो 1 का क्यूब। अगर f के अंदर 2 है तो जहां कहीं भी हमें x दिख रहा है उसकी वैल्यू हम 2 पुट कर देते थे। अगर f के अंदर ये कुछ है तो जहां भी x दिखे हम उसकी जगह पे ये कुछ पुट कर देंगे। तो अब हमें दिख रहा है x प्लस डेल्टा x, तो जहां भी हमें x दिख रहा है उसकी जगह हम पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x, और उसका क्यूब है तो इसका क्यूब कर देते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा x। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने फॉर्मूला बोला था वो तो बोला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन जब मैंने उसको लिखा था तो लास्ट वाली टर्म 3ab स्क्वायर को माइनस कर दिया था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब ए क्यूब की जगह और बी क्यूब मतलब डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3ab स्क्वायर 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, और बाकी बची टर्म x क्यूब तो वो एज इट इज पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये कहने का मतलब है कि डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है। डेल्टा x की वैल्यू अगर इनफाइनाइटली स्मॉल है तो डेल्टा x का स्क्वायर तो उससे भी कई गुना ज्यादा छोटी वैल्यू होगी, उसे तो डूब मरना चाहिए। डेल्टा x का क्यूब उससे भी छोटी वैल्यू,
तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं, या डेल्टा एक्स की जो हायर पावर्स है उनको हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स का क्यूब है तो ये जीरो हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स है इसे जीरो नहीं मान सकते, ये डेल्टा एक्स की हायर पावर डेल्टा एक्स स्क्वायर तो इसे जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या क्या बचा देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो एक्स क्यूब की टर्म चली गई, ये भी चली गई, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, केवल ये वाली टर्म बची है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, और ये है हमारे पास